Assalamualaikum. Today we'll be covering Unit 6 of A2, which is actually the last unit of A2, which is known as Strategic Management. ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो हम एक ही लेक्चर में तो नहीं कवर होगा, बट आई थिंक इट विल टेक 2 to 3 lessons to complete this. All right. So first thing is, what is strategic management? If you define strategic management, so that's the role of management when setting long-term goals and implementing cross-functional decisions that should enable a business to reach these goals. So basically, आप जो भी strategy set करते हैं, उसको अचीव करने के लिए जो भी रोल मैनेजमेंट प्ले करेगी, दैट वुड बी नोन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब इसमें इफ यू कैन लुक एट दिस 37.4 फिगर, इसमें क्या है जी, यू सेट योर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. हम सबको इन पांचों को टर्न बाय टर्न डाइसेक्ट करेंगे. देन यू डू स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. इसमें हम देखेंगे कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं. स्ट्रेटेजिक चॉइस में कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं. And then you have to implement your strategy, and then in the end you have to review your strategy के जो whatever you implied या whatever you imposed, उसके क्या जो है, that was that successful or not, क्या shortcomings थी. That's known as control and evaluation. ठीक है जी. So corporate strategy क्या है जी? Long term goals that a business sets where it wants to be in the future. That's your corporate strategy. Strategy हमेशा long term ही होती है. Then in order to achieve that strategy, आपके जो डे टू डे या शॉर्ट टर्म टास्क होते हैं, दे आर नोन एज टैक्टिक्स. इसीलिए टैक्टिक्स जो होते हैं, दे आर सेट बाय द मिडिल मैनेजमेंट, वेयर एज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर टेकन बाय द हायर अप्स. ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पूरी डायरेक्शन सेट कर रहे होते हैं ऑफ द कंपनी. अब 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है जी? फंक्शनल, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट. फंक्शनल का मतलब है कि वन बिजनेस हैज सर्टेन डिफरेंट फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स, सच एज मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, सेल्स. ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं. तो यहाँ पे यू आर सेटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन और डिपार्टमेंट. देन कम्स द बिजनेस स्ट्रैटेजी. बिजनेस स्ट्रैटेजी में बेसिकली आप रीजन वाइज या एरिया वाइज थोड़ा सा आप सेक्शन लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी कि CIs या कैम्ब्रिज का क्या है, एशिया को वो जोन 2 से डिनोट करते हैं. सो दैट वुड बी अ बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर जोन 2. इसी तरह बिजनेस के लिए भी जो रीजन्स बने होते हैं या जो एरिया वाइज होते हैं, वो आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी का पार्ट बनते हैं. एंड द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज, कॉर्पोरेशन क्या होता है जी? एक बिजनेस को कहते हैं. तो एंटायर बिजनेस की एक जो कलेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी, दैट वुड बी नोन एज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ठीक है, अब इसमें दो चीजें जिसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वर्सेस टैक्टिकल डिसीजंस. अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि भाई स्ट्रैटेजी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है. सो स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल कुड बी शॉर्ट टू मीडियम टर्म. Strategic decisions are difficult to reverse once made, क्योंकि यहाँ पे all of the working is put into it before concluding कि भाई आपकी strategy होगी क्या. और once you set the strategy, तो आप सारे resources उसी पे commit कर देते हैं. ठीक है. Tactical decisions क्योंकि short term होते हैं, तो short term को reverse करना या change करना है, adjust करना थोड़ा सा possible हो जाता है आपके लिए. Then strategic decisions आपकी top management करती है, whereas tactical decisions middle या आपकी even आपके low level management भी कर सकती है. ठीक है. Then we have cross-functional will involve all major departments of the business, क्योंकि strategy remember एक पूरे business की direction हो रही है, तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा. टैक्टिकल डिसीजंस में हो सकता है जी इट्स ओनली वन डिपार्टमेंट बेस्ड, या इवन इन वन डिपार्टमेंट बहुत ही स्मॉल स्केल पे आप टैक्टिकल डिसीजंस ले रहे होते हैं. राइट. अच्छा जी. द नीड फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या आप इसको नीड भी कह सकते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, आप इसको यूज़ भी कह सकते हैं. ठीक है. वट एवर इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन कि भाई व्हाट्स द नीड या व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ, या शुड अ बिजनेस सेट इट स्ट्रैटेजी और नॉट, तो ये उसका आंसर है बेसिकली. इफ़ यू सेट योर स्ट्रैटेजी, तो वो क्या करेगा जी? डिफाइन एंड शेयर्स बिजनेस एम्स एंड एथिक्स. ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देगा. आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अभी हम इस पे आते भी हैं. दिस इज नोन एज SWOT एनालिसिस. इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, भाई कितनी प्रोग्रेस हो रही है. अगेन देखो, आप जब स्ट्रेटजी सेट कर लेते हैं, तो नाउ यू हैव समथिंग टू वर्क टूवर्ड्स. ठीक है, तो आपको ये पता हो गया मेरा टारगेट इतना दूर है, या एम आई क्लोज टू माई टारगेट और एम आई नॉट. राइट. enables informed decision and planned actions, because once you set your goal, आप जो भी एक्शन ले रहे होंगे उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे होंगे. relates actions to resources, coordinate activities of departments and functional areas. different departments की strategies आपको coordination बढ़ा रहे होंगे. and then detect and respond flexibly to changes. right. and evaluate and review progress towards objective. again ये वही बात है जी, गोल सेट हुए हुए, स्ट्रैटेजी सेट हुई हुई, आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं. ठीक है.
Then next topic is Chandler's assertion that strategy should determine organizational structure. So basically इसमें आपको जो चीज़ याद रखने वाली है या समझने वाली है, Chandler जिसकी एक theory थी about strategic management, he said as the topic suggests कि strategy should determine organizational structure. अब what is organizational structure? जैसे कंपनी का structure develop हुआ होता है, ठीक है, तो कहते हैं जी जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी उसकी बेस पे आपका स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द अडॉप्शन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज necessary for carrying out the goals. So basically structure follows strategy. आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसके हिसाब से बिजनेस का स्ट्रक्चर भी होगा. स्ट्रक्चर क्या है जी? डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच एंटरप्राइजेस एडमिनिस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये आना चाहिए, चेन ऑफ कमांड क्या चीज़ है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ है, कितने लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर योर स्ट्रक्चर, ठीक है. की फाइंडिंग्स क्या थी चीज की थ्योरी की? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुड बी डिसाइडेड एट द टॉप व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स देन डिसाइड टैक्टिक्स, फिर उस टैक्टिक्स को आप डे टू डे बेसिस पे रन करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट लॉन्ग टर्म गोल, एंड स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रैटेजी. अगेन अगर आपकी लाइफ पे इसको अप्लाई किया जाए तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी जी? ये लेवल्स में अच्छा स्कोर करना है इंशाल्लाह, ठीक है. और टैक्टिक्स क्या होंगी? वट एवर डे टू डे स्टेप्स यू आर टेकिंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स अभी तक, इसका मतलब है देयर इज सर्टेनली रेड अलार्म, ठीक है जी, या रेड बेल जिसे कहते हैं, रिंगिंग. सही है. आप बेसिकली क्या कह रहे हैं जी? डे टू डे अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स दे रहे हैं स्टडीज़ को, दैट विल बी योर टैक्टिक्स. लॉन्ग टर्म गोल क्या है जी? इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है. सो ये बेसिकली चैनल्स की असर्शन थी. देन हाउ बिजनेस स्ट्रैटेजी डिटर्मिन्स कंपेटिटिव एज या कंपेटिटिव एडवांटेज इन एन इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव वर्ल्ड. ना देखो, जैसी आपकी स्ट्रैटेजी होगी वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस होगी. इसीलिए हम कहते हैं जी स्ट्रैटेजी इज सेट बाय द हायर अप्स या टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द एक्सपर्टीज लाइज विद देम. तो इसीलिए देखो कंपनी spends a lot of money on your CEOs या जो big top positions होती हैं. Why? बिकॉज वो लोग जो होते हैं वो पूरा एक्सपीरियंस अपना लेकर आते हैं एंड बेसिकली दे सेट द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी. सो व्हाट इज कंपेटिटिव एडवांटेज? अ सुपीरियरिटी गेन बाय बिजनेस व्हेन इट कैन प्रोवाइड द सेम वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विस एज कंपेटिटर्स. बट आपको एडवांटेज क्या होगा? या तो वो लोअर प्राइस पे होगा, ठीक है जी, या आप उसके लिए हायर प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यू आर डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट सर्विस वन वे और अनदर. Strategic planning can provide planned methods to appropriate objectives linked to a full understanding of market conditions. अब ये सारी चीज़ों को आप read करके and then you come up with a strategy, right? Then we have strategic analysis. As we saw this, mission and objectives आपने जब set किए उसके बाद you do strategic analysis. अब strategic analysis का define करना आना चाहिए, and then we have 3 things which we need to discuss: the tools of strategic analysis, जो SWOT एनालिसिस है, और फिर आगे चलते हैं बोस्टन मैट्रिक्स वगैरह, ये सारा कुछ आना चाहिए आपको, बिकॉज क्वेश्चन में ये चीज़ें हमने अप्लाई करनी है. एक तो डिफाइन भी करनी है, ये आपकी नोट्स डेफिनेशन है बेसिकली, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे ऑन द केस स्टडी वो आपकी एप्लीकेशन होगी. सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है जी? द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, क्योंकि एनालिसिस होता है तो रिसर्च होता है, तो कंडक्टिंग रिसर्च इनटू द बिजनेस एनवायरनमेंट विद इन which an organization operates and into the organization itself to help from form future strategies. ठीक है जी, तो ये सारी research आप करते हैं about yourself, about the market, and then you come up with a strategy. This is what strategic analysis. So उसमें सबसे पहला tool क्या है जी? That you can use SWOT analysis. Now this SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So what is SWOT analysis? A form of strategic analysis that identifies and analyzes the main internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats that will influence the future direction and success of a business. इसमें 2 बातें को ख्याल रखना है जी. स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपके इंटरनल होते हैं. इंटरनल मींस समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, राइट. एक्सटर्नल क्या होगा? समथिंग दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. उसमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ जाते हैं. अब आप देखना स्ट्रेंथ्स क्या चीज है जी? अगेन वी हैव डिस्कस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों इंटरनल है. कैन बी कंट्रोल टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज, एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एक्सपेंशन और ग्रोथ, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट लाइज विद इन द कंपनी. तो कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होगा, देन इट वुड बी एबल टू solidify or maybe saturate its position, establish itself into the market. Weaknesses क्या होगी? अगेन देखो, आप स्ट्रेंथ्स और ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं
तो आप स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं, यू ट्राई टू कन्वर्ट योर वीकनेसेस टू योर स्ट्रेंथ्स, क्योंकि वीकनेस क्या है जी, अगेन इंटरनल फैक्टर इज समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। तो आप क्या कह रहे थे, यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स, क्योंकि दैट्स वेरी मच पॉसिबल। अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, अगेन आउटसाइड द बिजनेस कंट्रोल कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए, राइट, विल हेल्प द बिजनेस प्रोडक्ट सक्सीड। थ्रेड्स क्या होते हैं, अगेन आपकी कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, थ्रेड्स की एग्जांपल क्या हो सकती है जी, इन्फ्लेशन है, राइट, ये रिसेशन है, दिस इज समथिंग दैट अ कंपनी कैन नॉट कंट्रोल, ये मैक्रो स्केल पे हो रहा होता है। एक्शंस कैन बी टेक, अच्छा देखो अब आपने थ्रेड्स के साथ क्या करना है, थ्रेड्स को आप कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, बट यू कैन मिटिगेट, मिटिगेट कहते हैं कम करने को, द इफेक्ट्स ऑफ दोस थ्रेड्स बाय टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स, ठीक है जी। मे हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, अगर आपने थ्रेड को इग्नोर किया था, फॉर एग्जांपल जी वी हैड कोविड, है ना, भी 2020 में जो आया था, वो क्या था बेसिकली, दैट वाज अ थ्रेट टू ईच एंड एवरी बिजनेस, कुड बी एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, जिसने पहले से इसको assume किया होगा कि यार है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी बना था, सो दे दोस पीपल अवेल्ड, but for majority of businesses that was a threat because it was something that couldn't be controlled. अब जो the company which was well prepared, उसने threat के effect को mitigate कर दिया था, कम कर दिया, और जो नहीं prepared था वो threat से खत्म हो गया था, right? अब जी SWOT analysis जो होता है, अच्छा दे अगेन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में क्या आ सकता है जी, लेट्स से जी स्ट्रेंथ एक कंपनी की है जी कि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नाउ दिस इज समथिंग दैट कंपनी ओन्स इटसेल्फ, इंटरनल हो गया, राइट, ये उसकी स्ट्रेंथ है, या बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। वीकनेसेस क्या होंगी, हो सकता है जी मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंस फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, ये उसकी वीकनेस हो सकती है, यू ट्राई टू कन्वर्ट दिस वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। अब बेनिफिट क्या है जी, अगर आप स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, सो इट इज रिलेटिवली क्विक, चीप एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एक इसका बेनिफिट तो ये है, बट ड्रॉबैक इसका ये हो सकता है कि इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द स्ट्रेंथ्स, ऑल ऑफ द वीकनेसेस, ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल ऑफ द थ्रेट्स। हो सकता है आपने 50% कर लिए हो, बट 50% यू नेवर नो, क्योंकि देखो अगर मैं कहता हूँ थ्रेट है, वी डोंट नो कल क्या थ्रेट हो सकता है, ठीक है, कल क्या सिनेरियो हो सकता है, सो इसमें ऑलवेज देयर इज अ चांस टू मिस आउट समथिंग, और मे बी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है जी। और दिस कुड बी आउटडेटेड एज वेल, क्योंकि इन्वायरमेंट, मार्केट इन्वायरमेंट आपकी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, राइट। एंड देन बेनिफिट क्या हो सकते हैं, जनरेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ड्रॉबैक क्या होगा जी, सिंपल कंक्लूजन मे बी मिसलीडिंग एंड अच्छा देखो कभी कभी ये होता है कि योर assumptions are too simplistic, ठीक है, या बहुत सिंपल होती हैं जिसकी वजह से यू डोंट टेक नेसेसरी एक्शंस, उससे क्या होता है, द प्रॉब्लम गेट्स डीपर एंड इट वर्सन्स, और उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं। इट इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स ऑन द पर्सन, यही बात है कि भाई फॉर एग्जांपल इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, क्योंकि ये देखो इजी काम नहीं है, दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी, चलो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का तो आपको फिर भी पता लग ही जाता है, बट टू आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज जो एक्सटर्नली लाई करते हैं, या टू आइडेंटिफाई द अपकमिंग थ्रेट्स, उसका थोड़ा सा मसला हो सकता है, ठीक है। अब जी डेवलपमेंट कैसे होती है, बड़ा बेसिक चीजें हैं, प्रॉब्लम या डिसीजन आइडेंटिफाइड, द मेन रीजन फॉर अ स्वॉट एनालिसिस टू बी यूटिलाइज, आप पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन रेलिवेंट डेटा और फैक्टर्स आइडेंटिफाइड, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन पोटेंशियल सोल्यूशन लिस्टेड, आप उस डेटा की बेस पे ये देखते हैं यार सोल्यूशन हम क्या इम्पोज कर सकते हैं, और जब भी आप वो करेंगे अपना सोल्यूशन इम्पोज करेंगे या अप्लाई करेंगे, इन द एंड यू ऑलवेज नीड टू इवैल्यूएट कि यार जो हमने काम किया था वॉज इट वर्थ इट, या उसका कोई फ़ायदा हुआ, उसमें शॉर्टकमिंग्स क्या थी, सो दैट फ्यूचर में आप और कर सकते हैं, ठीक है जी। Pest analysis, अच्छा now this was SWOT analysis, first tool of strategic analysis. Second tool is pest analysis. Again देखो pest में PEST stands for something. P is political, E is economic, social and technological. अब देखो इसमें कुछ points दिए हुए हैं which is very easy to understand. What is pest analysis, पहले हम उस पर देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का टूल है ऑफ अ फर्म्स मैक्रो इन्वायरमेंट। अब देखो मैक्रो लेवल पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। अब पॉलिटिकल के अंडर क्या आ जाता है जी, इसमें लीगल भी कह सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, कंपटीशन पॉलिसीज, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के लॉज रिलेटिंग टू द कंज्यूमर्स, रिलेटिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिचुएशन में आ जाती हैं। तो पेस्ट एनालिसिस का ये वाला एस्पेक्ट जो है पी, दैट इज कंसर्निंग योर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या गवर्नमेंट के जो भी लॉज होते हैं। इकोनॉमिक में यू हैव टैक्सेस, चेंजेस इन हाउस होल्ड इनकम, टैरिफ्स, ड्यूटीज, इकोनॉमिक में एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है जी।
चाहे वो आपके कंज्यूमर के बारे में हो, चाहे वो आपकी कंट्री के बारे में हो, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी। सोशल में एजिंग पॉपुलेशन है या बच्चों की पॉपुलेशन है ज़्यादा, related to the people या nation as a whole, right, या related to the people of the market as a whole, changing attitudes, आप जो customers हैं what are their tastes, उनके taste कैसे evolve हो रहे हैं, and technological में आपके जो जो भी developments हैं, ये technological items है, machinery है, softwares हैं, computers हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। so again आप analysis कर रहे हैं कि भाई आपके ये जो situations हैं, political, economics, social, technology के, इसकी base पे what strategy do you set, राइट, यू आर एनालाइजिंग, बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है, रिलाइज हेविली ऑन सेकेंडरी डेटा। अच्छा जी, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, नाउ यू शुड नो, अब तक तो आपको आना चाहिए। सेकेंडरी डेटा इज द डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, और आप उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, सेकेंड हैंड डेटा है। ठीक है जी, रिलेटिवली क्विक एंड इजी टू यूज, क्योंकि अगेन सेकेंडरी डेटा का वन ऑफ द बेनिफिट्स क्या था जी, कि आप उसको, क्योंकि अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल, इंटरनेट क्या है, readily available, ठीक है। सेकेंडरी डेटा easy to present and understand and can explain and give details to a SWOT analysis, ये उसको complement करेगा, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है जी, आउटडेट हो सकता है, अगेन वही चीजें, डज नॉट रिस्पॉन्ड इजीली टू मार्केट चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है आपकी, एंड सिंपल, अगर आप सिंप्लिसिटी कैन बी मिसलीडिंग, क्योंकि आप हो सकता है यू आर इग्नोरिंग द फैक्ट कि प्रॉब्लम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, रिलाइज ऑन assumptions अबाउट द फ्यूचर चेंजेस, क्योंकि देखो इसमें जो भी चीजें हैं वो एक्सटर्नल हैं टेस्ट एनालिसिस में, तो आप अस्यूम कर रहे होते हैं अबाउट द फ्यूचर चेंजेस, यू माइट बी राइट, यू माइट बी रॉन्ग, एक एस्टिमेशन है, ठीक है जी, तो यूजुअली आप वेरी करते ही हैं, राइट। अच्छा जी, देन कम्स विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ये क्या चीजें होती हैं। मिशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस कोर पर्पस एंड फोकस, यानी ये बेसिकली बताता है कि भाई व्हाई हैज द कंपनी फॉर्म्ड इन द फर्स्ट प्लेस, ये कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी जो आपको पर्पस बता रही होगी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, राइट। द क्वेश्चंस क्या जो इसको आंसर कर रहा होता है, व्हाट डू वी डू, फॉर whom वी डू इट, एंड व्हाट इज द बेनिफिट, यानी एक काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन टू अ कंपनी। विजन स्टेटमेंट क्या होता है जी, विजन क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल को कह सकते हैं। सो विजन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होगी कि वेयर द कंपनी वांट्स टू बी इन सम टाइम इन फ्यूचर, राइट, ये मेरा विजन है, ठीक है। आप यानी जो बेसिक लॉन्ग टर्म पर्पस होगा ना, दैट विल बी द विजन। बेनिफिट्स क्या है जी, डिफाइन द रियल पर्पस ऑफ द बिजनेस, अगर पर्पस डिफाइन होगा तो ये आपके जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे ना, उनको क्लैरिफाई कर देगा कि यार दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर, राइट। आपके वर्कर्स, कस्टमर्स, सबको ये पता होगा कि भाई ये कंपनी इसलिए बनी हुई है। एंड देन अगर आपके पास ये चीज़ होगी तो एक काइंड ऑफ अ गाइडलाइन हो जाएगी वर्कर्स के लिए, अच्छा जी दैट्स व्हाट वी स्टैंड फॉर, सो दैट्स हाउ वी शुड वर्क, ठीक है जी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगी, क्योंकि दे विल बी वेरी क्लियर कि यार अच्छा ये हमारे फॉर्मेशन का पर्पज़ है, राइट। बट ड्रॉबैक्स क्या है भी, जेनेरिक हो सकती है, कैन बी मिसलीडिंग एज वेल, क्योंकि देखो बहुत सारी फर्म्स जो होती हैं उनकी मिशन स्टेटमेंट अगर आप देखें एंड वॉट एवर दे आर डूइंग एक्चुअली, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल PTCL है जी, एक मतलब कोई अब काफ़ी बेहतर भी हो गया, बट इन आर्ट एट आर टाइम में यही था कि भाई उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या थी, जो जैसे वो फील द डिफरेंस टाइप की चीज़ें होती हैं कि भाई क्वालिटी, रिलायबल इंटरनेट या जो भी है डेटा कनेक्शन, हाउ इट वॉज नेवर अकॉर्डिंग टू देयर मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। सो कुड बी मिसलीडिंग एज वेल। एंड देन अगर आप देखो, ये कहते हैं ना कि हमारा जैसे ये कहना लिमिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि देखो जब आप सेट कर देते हैं ना कि दिस इज़ व्हाट वी स्टैंड फॉर, दिस इज़ व्हाट वी आर मेड फॉर, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, आप उसी के अंदर रहते हुए काम कर रहे होंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को, सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है जी। रोल ऑफ विजन मिशन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है जी, डिफाइंस ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो होती है, सेट्स द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फ्रेमवर्क कहते हैं, आप इसको यूँ समझ लीजिए कि एक ब्लूप्रिंट, ठीक है जी। एंड देन शेयर्स द विजन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक, जैसे हमने कहा था भी स्टेक होल्डर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। एंड देन आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज, अगेन विजन बताएगा, पर्पस बताएगा, फॉर्मेशन की वजह बताएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। देन कम्स बॉस्टन मैट्रिक्स विच इज़ द फोर्थ, टेक्निकली थर्ड टूल है, विजन मिशन स्टेटमेंट टूल्स नहीं है, बट दैट्स द स्टेटमेंट्स ओनली। बॉस्टन मैट्रिक्स क्या बता दे जी, अंडरटेक एंड इंटरप्रेट बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉर बिजनेस। बॉस्टन मैट्रिक्स क्या है जी, मेथड of analyzing the product portfolio। अब what is this product portfolio, portfolio कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स को, यानी कि देखो एक कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करता है कि यार कौन सा प्रोडक्ट इज डूइंग गुड, कौन सा प्रोडक्ट इज डूइंग फाइन, कौन सा प्रोडक्ट इज नॉट डूइंग गुड।
अब उसी को हम देखेंगे जी, उनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, इसमें दो चीजें, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ, ये दो एस्पेक्ट्स में देखेगा कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ लाई करते हैं। एक मार्केट शेयर, मार्केट शेयर क्या था जी, द नंबर या द परसेंटेज ऑफ सेल्स फ्रॉम द टोटल सेल्स। फॉर एग्जांपल जी 100 यूनिट्स पूरी मार्केट में बिक रहे हैं, ठीक है, और आपके उनमें से यूनिट्स 20 हैं, तो व्हाट्स द परसेंटेज, 20%, योर मार्केट शेयर इज 20%। एंड मार्केट शेयर की टर्म्स में देखेगा एंड मार्केट ग्रोथ के टर्म्स में देखेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दीज फोर। अच्छा जी, देखो जहां, नाउ दिस इज हाई मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट शेयर। अब एक ऐसा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जिस जो हाई मार्केट ग्रोथ में हाई मार्केट शेयर के साथ है, इसका मतलब है राइजिंग स्टार, मतलब उसको हम कहेंगे स्टार, यू कैन ऑल्सो लेबल दिस एज स्टार एज वेल। स्टार क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि जिस मार्केट में पोटेंशियल है ग्रोथ का, उसमें आपका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, ठीक है जी, या मार्केट शेयर भी हाई है, सो यू आर डूइंग वेरी गुड। और क्योंकि बढ़ रहा है इसका मतलब है ग्रोथ फेज में ना, उसमें देखो कुछ आपको, इफ यू रिमेंबर दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल का भी पता होना चाहिए, तो ये ग्रोथ फेज में आएगा। पोटेंशियल फॉलिंग यूनिट कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कम हो रही होंगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे क्योंकि ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। सॉरी। And the next one is हाई मार्केट ग्रोथ में लो मार्केट शेयर। नाउ सी, इसको मैं प्रॉब्लम चाइल्ड इसलिए बोलूंगा, यानी इस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई मार्केट ग्रोथ में लो मार्केट शेयर के साथ है। अब पोटेंशियल मार्केट में है, राइट, मार्केट में ग्रोथ हो रही है, मार्केट की रेट का ग्रोथ है, बट आप उस प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बड़ा कम है, यानी पोटेंशियल है मार्केट में बट आपका प्रोडक्ट फारे है, राइट। सो अब ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉसिबली न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि पीपल aren't really aware of that product। इनसफिशिएंट मार्केटिंग है, ये भी हो सकता है, पीपल aren't aware again। नेगेटिव कैश फ्लो, अच्छा इसका फेज क्या है, लॉन्च या इंट्रोडक्शन फेज, यूजली यही होता है, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है बट इट्स न्यू, तो उसका मार्केट शेयर रिलेटिवली कम है। दैट, अब इसको प्रॉब्लम चाइल्ड इसलिए बोल रहे हैं कि भाई पोटेंशियल है ग्रो करने का बट अभी ग्रो नहीं कर रहा, लो मार्केट शेयर है उसका, ठीक है। द थर्ड कैटेगरी इज कैश काउ। अब कैश काउ क्या होता है जी, कैश काउ इज अ वेरी वेल स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट जो पुराना भी हो चुका होता है। अब देखो इसमें लो मार्केट ग्रोथ है, यानी मार्केट की जो ग्रोथ है ना वो स्टैब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी, सो देयर इज नो मोर रूम फॉर ग्रोथ। तो ये एक स्टैब्लिश्ड मार्केट है बट आपका मार्केट शेयर बड़ा हाई है इसमें, इसका मतलब है बेसिकली दैट्स द बेस्ट थिंग। क्यों भाई, अब एक ऐसी मार्केट है जिसमें ग्रोथ का कोई और केस नहीं बन रहा या रेट नहीं बनता, बट आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर इज वेरी हाई, राइट। सो यू आर डूइंग वेरी गुड इन एन ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड मार्केट। स्टेडी इन पॉजिटिव रिटर्न्स, लाइक बी मेच्योर प्रोडक्ट, ये कौन सी फेज में आएगा जी, मेच्योरिटी के अंडर आएगा। फास्ट मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, यू आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर लॉयल्टी सबसे अच्छी है यहाँ पे, ठीक है जी, पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट, ये चीज़ है। दैट्स वाई वी इसको कैश काउ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यू आर मिल्किंग कैश बेसिकली फ्रॉम द काउ। आपका ये प्रोडक्ट काउ है एंड यू आर मिल्किंग कैश फ्रॉम इट, ठीक है जी, क्योंकि सेल्स इसकी बहुत हाई है, पोटेंशियल ग्रोथ कार नहीं है, इट्स एन ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड मार्केट जिसमें आपका प्रोडक्ट इज डूइंग रियली गुड। एंड देन कम्स डॉग, लो मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, यानी मार्केट की ग्रोथ भी कम है और आपका मार्केट शेयर भी कम है। ये कौन सा फेज होता है जी, आपका डिक्लाइन फेज होता है, ठीक है जी, क्योंकि डिक्लाइन में भी देखो आपकी मार्केट ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड है अब और ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है, बट योर प्रोडक्ट इज गोइंग डाउन, ठीक है जी, उसका मार्केट शेयर भी लो हो गया। सो सेल्स रेवेन्यू लाइकली टू बी लो, आपके प्रॉफिट्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन रिमेंबर, जब भी डिक्लाइन होता है तो यू ट्राई टू एक्सटेंड द लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्रोडक्ट। और कैसे करते हैं जी एक्सटेंड, थोड़ी सी रिविजन भी हो जाएगी। आप बेसिकली उसकी रीपैकिंग करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, कोई फीचर्स इधर उधर कर दें, राइट। इसमें अपडेटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मे बी प्रॉफिटेबल बट इतने एफिशिएंट नहीं होंगे एंड उनकी सेल्स बेसिकली डिक्लाइन के फेज में हो रही होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि भाई इन टर्म्स ऑफ मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर यू नीड टू चेक योर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल देखो एक कंपनी है वो 10 प्रोडक्ट्स बना रही है, तो अब वो एनालिसिस करेगी, हो सके 2 प्रोडक्ट्स इधर लाई करती हो स्टार में, 3 इधर करते हो, 2 इधर और 3 इधर, ठीक है जी। सो वो बेसिकली करना क्या चाह रही होगी जी, वो ये देख रही होगी उसके प्रोडक्ट्स कहाँ लाई करते हैं और फिर उसके बेस पे वो रेलेवेंट डिसीजन ले रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या है, इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज एंड पिन पॉइंट्स द पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये कर देता है आपके लिए कि आपके क्योंकि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं ना, तो सारी रेंज के लिए आपको आइडेंटिफाई कर देगा जी कैसा प्रोडक्ट कहाँ पे लाई करता है,
ठीक है जी, और उसके साथ क्या डिसीजन लिया जाए। इंडिकेट्स पॉसिबल अप्रोप्रिएट एक्शन टू मेंटेन कैश फ्लोज एंड डिसाइड ऑन पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जी, मेरे सारे प्रोडक्ट्स अगर इधर लाई करते हैं तो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट मार्केटिंग, राइट, ताकि यार वो प्रोडक्ट्स थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करें। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या होंगे जी, मार्केट सिचुएशंस में चेंज क्विकली। आपका आज का जो स्टार है हो सकता है कल का वो प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाए। ठीक है जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि मार्केट की डायनामिक्स बड़े चेंज होते रहते हैं। यूजिंग इट माइट लीड टू सिंपलिस्टिक थिंकिंग। अच्छा थी, क्योंकि अब अगेन देखो ये सिर्फ दो एस्पेक्ट से आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं बॉस्टन मैट्रिक्स जो है, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स, व्हाट अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन की बात नहीं की, एक्सचेंज रेट की बात नहीं हुई यहाँ पे, एंड मेनी अदर फैक्टर, डिमांड की बात नहीं, राइट। सो एक समवॉट लिमिटेड, एवरी टूल इज समवॉट लिमिटेड। ठीक है जी, एंड देन द लास्ट वन जो कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का टूल है, दैट इज पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। इसमें बेसिकली आप फाइव फोर्सेस जो हैं ये सारे आपके आप कह लें कंपटीशन है, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको थ्रेट है। नाउ विल डिस्कस कि ये पांच चीजें क्या हैं और इनसे आपको क्या क्या थ्रेट हो सकता है। सो एनालिसिस फ्रेमवर्क to analyze the level of competition from five external influences. External parties कौन सी होंगी? Someone who is not a part of your company but outside your organization. Four forces factors ये हैं जी, threat of new competitors. New competitors से आपको क्या threat होता है? जब न्यू कंपेटिटर्स आएंगे तो आपको फिर कंपेटिटिव प्राइस सेट करनी पड़ेगी, हो सकता है यूनिटी की लोअर प्राइसेस, ठीक है, और आपको इवन यू माइट नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी या बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि कंपटीशन जब भी आता है तो इट गिव्स यू अ रन फॉर योर मनी, राइट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, नंबर टू किसके साथ थ्रेट है जी, आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के साथ थ्रेट है। उसमें आप फिर इलास्टिसिटी चेक करते हैं, रिमेंबर क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हमने की थी, सो आई होप यू आर रिवाइजिंग दैट एज वेल। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, अब इसमें कस्टमर्स भी आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं। Many customers mean a more attractive market than if there are a few customers. देखो अगर मेरे प्रोडक्ट के कस्टमर्स कम हैं, इसका मतलब है थ्रेट ऑफ कस्टमर्स इज वेरी हाई, क्योंकि बार्गेनिंग पावर सारी कस्टमर्स के पास होगी। आई बीइंग अ कंपनी वुड नो कि यार अगर ये कस्टमर अब मेरी टर्म्स पे नहीं माना, इसका मतलब है आई वोंट बी एबल टू सेल मच, क्योंकि इसके तो इस प्रोडक्ट के तो कस्टमर्स ही बहुत कम है। बट जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ये थ्रेट कम होगा, क्योंकि भाई एक ने नहीं खरीदा तो दूसरे खरीदेंगे फिर। इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स भी है। अब सप्लायर्स कौन होते हैं? जो आपको रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। रूल इज सेम, अगर सप्लायर कम होंगे तो उनकी थ्रेट ज्यादा होगी, क्योंकि सप्लायर्स वुड नो कि यार वी आर दी ओनली सप्लायर्स, जो हो सकता है मेरे अलावा दो तीन ही तो हैं, तो इनको मेरी टर्म्स पे ही बात माननी पड़ेगी। बट अगर सप्लायर्स बहुत हैं तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होगी और आपके बिजनेस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि भाई इसने नहीं माना या ये बहुत एक्सपेंसिव दे रहा है तो आई विल शिफ्ट इजीली टू अनदर सप्लायर। ठीक है, सो अब ये डायग्राम विल टेल यू एवरीथिंग इन अ नटशेल। अच्छा, फोर फोर्स, वैसे फाइव फोर्सेस हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं जी? कंपेटिटिव यानी कंपटीशन के साथ राइवलरी है बेसिकली। सो दैट्स योर फिफ्थ फोर्स। सप्लाई पावर, सप्लायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यही है जी कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम टू सप्लायर, डिफरेंशिएशन ऑफ इंपोर्ट्स, इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट्स, ये सारी चीजें। सब्स्टिट्यूट, स्विचिंग कॉस्ट। अच्छा जी, स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है जी? इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम प्रोडक्ट ए टू प्रोडक्ट बी, ये हाउ मच इज योर स्विच। अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई होगी तो आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम होगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ, जी एक बंदा स्मोकिंग करता है, ठीक है, मालब्रो करता है, तो ये चीजें होती हैं एडिक्टिव, राइट। अगर तो एक और सब्स्टिट्यूट आ जाता है और जिसकी प्राइस लो भी है और स्टैंडर्ड भी अच्छा है, बट इसकी स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, पीपल डू नॉट रियली प्रेफर टू चेंज देयर टेस्ट, ठीक है, स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं। तो यहाँ पे देयर इज नो, इतना कोई थ्रेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर स्विचिंग कॉस्ट लो होती है तो आप इजिली स्विच कर जाएंगे, तब थ्रेट ज्यादा हो जाएगा। देन बायर प्रेफरेंस फॉर सब्स्टिट्यूट कैसी है? ज्यादा है तो थ्रेट ज्यादा है, कम है तो थ्रेट कम है। प्राइस परफॉर्मेंस, ट्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट, बायर पावर अगेन कितना लेवरेज है या इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितने नंबर है। बैरियर्स टू एंट्री, अच्छा बैरियर टू एंट्री भी क्या चीज होती है जी? यू आर अवॉइडिंग या यू आर ट्राइंग टू, देखो अगर एक कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट तो जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होंगे वो बैरियर्स टू एंट्री की कोशिश करेंगे, यानी आर्टिफिशियली बैरियर्स क्रिएट किए जाएंगे। हो सकता है जी वो कॉस्ट लो कर दें फॉर सम टाइम, ताकि आप उस कॉस्ट को मैच ही ना कर सकें, एंड यू माइट बी ड्रिवन आउट। वो आपके सप्लायर्स को ही रोक लें, डू नॉट प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स या जो मटेरियल टू दिस गाय, टू दिस कंपनी, अदरवाइज वी वोंट बाय फ्रॉम यू, दैट कैन बी अ थ्रेट,
गवर्नमेंट की पॉलिसी सूटेबल नहीं हो, इकोनॉमी स्केल अचीव ना कर पा रहे हो, ये है सारा। सो इस पोर्टर 5 फोर्सेस में आप हर चीज को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन देख रहे होते हैं, ठीक है। उसमें सप्लायर है, बैरियर्स टू एंट्री, बायर पावर यानी कस्टमर्स आपके हो सकते हैं, सप्लायर पावर, सब्सटीट्यूट्स, एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू कंपेटिटिव राइवलरी, राइट। ये टूल था। अच्छा जी, फोर्सेस क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन, तो अब क्या किया जाए जी? अगर हाई इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी ताकि कंपटीशन की तरफ ना जाए, ये आपके सॉल्यूशंस है बेसिकली। डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स ताकि लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ आए, डेवलप डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट अगर हाई है तो डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स अगेन ताकि लोग अगेन शिफ्ट बैक टू योर, या रीमार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ताकि पीपल डोंट रियली मूव अवे फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कस्टमर्स अगर ज्यादा है तो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद नो सब्सटीट्यूट, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसका थोड़ा सा आप कह लें ऑल्टरनेटिव थोड़ा मुश्किल। फॉर एग्जांपल एप्पल है, ठीक है, आईफोन्स, उनका सॉफ्टवेयर भी यूनिक है, ठीक है। सो वी कांट रियली से कि भाई सैमसंग और वो कंप्लीटली ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में बहुत डिफरेंस है, राइट। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लें। बार्गेनिंग पावर, सप्लायर है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लें। बैकवर्ड से क्या होगा जी? यू विल बी मर्जिंग विद योर सप्लायर, या उनके साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आप एक साथ काम करेंगे फिर, या कॉपरेशन में अदर्स टू बाय इन बल्क, हो सकता है ये भी कर सकें। रीजंस फॉर क्या है जी? assess existing position, potential for entry into new market, assess the chances of, ये सारी चीजें कहूंगी कि भाई आप ये कब कर सकते हैं, ठीक है जी। इफ यू वांट टू सर्वाइव, अगर आपने न्यू मार्केट में जाना है तो डू दिस। highlights external threats and opportunities, problems get associated with this is market changes quickly, again देखो, हो सकता है जो भी एनालिसिस करें you need to update that frequently. Difficult to reduce all influences on 5 forces, competition, customers are not simple and best for simple markets, क्योंकि देखो again ये सारे टूल्स जो है ना, इसमें एक असम्पशन होती है कि दे माइट बी टू सिंपल, ठीक है जी। अच्छा जी, एंड द लास्ट वन इज कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है जी? एन इंपॉर्टेंट बिजनेस कैपेबिलिटी दैट गिव्स द फर्म कंपेटिटिव एज, यानी ये वो आपका फोकल पॉइंट होता है जिसकी बेस पे आप यानी आप समझ रहे हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमम पॉइंट जिसकी बेस पे बिजनेस रन कर रहा होता है, राइट। अच्छा जी, कोर प्रोडक्ट। कोर, अगेन कोर का मतलब यही है मेन, राइट। प्रोडक्ट बेस्ड ऑन बिजनेस कोर कॉम्पिटेंसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल। अच्छा देखो, कोर प्रोडक्ट आपका क्या होगा? वो प्रोडक्ट जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा, राइट। कोर कॉम्पिटेंस क्या होगी? वो एबिलिटी या वो कैपेबिलिटी जो फर्म को एक कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करती है, सो विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर कंपनीज, राइट। टू बी कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल बेनिफिट टू अ बिजनेस, कोर कॉम्पिटेंस अच्छा जी कब फायदेमंद होगा? व्हेन इट विल प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेबल बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, यानी कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड देन अगेन कोर कॉम्पिटेंस कहते ही उसे दैट डिस्टिंग्विशेस योर कंपनी, क्योंकि इसने कंपेटिटिव एज देना होता है। तो अगेन एप्पल का जो ये सॉफ्टवेयर है, वी कैन से कि यार ये उनका कोर कॉम्पिटेंस है, ठीक है जी, क्योंकि दैट्स नॉट इजी टू कॉपी एंड दैट कैन नॉट बी कॉपीड। वो पेटेंट, पेटेंट का मतलब है जी ओनली एप्पल हैज द लाइसेंस टू प्रोवाइड दैट। Be applicable to a range of different products and markets. The use of core competencies, focus efforts on customer requirements, क्योंकि यही चीज आपकी प्रोडक्ट की सक्सेस है। Utilize business strengths, develop complementary resources, identify reasons for purchasing decision, blah blah blah. अच्छा जी, एंड देन अब यू, अच्छा देखो एक और काम भी कर सकते हैं। When a business आइडेंटिफाइज किया यार ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है या ये मेरा कोर प्रोडक्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसके जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होंगे या प्रोडक्ट्स दैट आर नॉन कोर, ठीक है जी, वो क्या करेगी? उनको आउटसोर्स कर दे। आउटसोर्स का मतलब ये है कि वो अपना फोकस कोर पे रखे, सो दैट इट कीप्स डूइंग द बेस्ट थिंग, और बाकी जो उसके ऑपरेशंस है वो आउटसोर्स कर दे। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि यू आर गिविंग द लाइसेंस टू अनदर कंपनी टू प्रोड्यूस दैट गुड फॉर यू। होगा वो आपका ही बट आप किसी और, सो इसमें आपके थोड़े से रिसोर्सेज बच जाएंगे, हाँ, बट ड्रॉबैक्स भी हैं। क्वालिटी माइट सफर, राइट। कस्टमर्स तो आपके प्रोडक्ट उससे जानते हैं ना, सो दे माइट नॉट बी वेरी हैप्पी, राइट। और अगर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट बना तो आपकी रेपुटेशन एट स्टेक आएगी, प्राइसेस क्या होंगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट बेनिफिट क्या होगा जी? आपका टाइम बचेगा, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर कोर कॉम्पिटेंस एक्सेट्रा, ठीक है जी। अब 3 फैक्टर्स यूज टू डिसाइड ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज: मार्केट एक्सेस, यूनिकनेस एंड कस्टमर परसेप्शन। इन 3 चीजों की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि यार ये क्या, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है या नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस, फोकस्ड ब्रांड आइडेंटिटी, मार्केट एक्सेस,
यूनिकनेस में डिफिकल्ट, जितना मुश्किल होगा कॉपी करना बाकियों के लिए, उतना चांस है कि वो आपकी कोर कॉम्पिटेंस है। एंड देन कस्टमर परसेप्शन, उसके बारे में कस्टमर की अवेयरनेस कैसी है, अगर कम होगी तो वो कोर कॉम्पिटेंस नहीं कहलाएगा, अगर ज्यादा होगी तो कोर कॉम्पिटेंस कहलाएगा। मार्केटिंग कस्टमर रिलेशनशिप स्किल्स, यानी हाउ गुड इज योर बिजनेस विद योर कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर अच्छा है तो फिर कोर कॉम्पिटेंस की चांस है, नहीं है तो नहीं है। लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है, कोर प्रोडक्ट है, इज इट एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपटीशन और नॉट, अगर है तो फिर सही है, कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है। एंड कस्टमर ट्रस्ट ज्यादा है तो फिर है, नहीं है तो नहीं है। हाउएवर अगेन देखो, लाइक एवरी अदर टूल, यहाँ पे भी ड्रॉबैक्स या डाउनसाइड या लिमिटेशंस क्या हैं। ओवर enthusiastic आउटसोर्सिंग हैज डैमेज्ड बिजनेस कंपेयर, क्योंकि देखो आप क्या कहेंगे, यार ये नॉन कोर है तो इसको मैं दूसरों के हवाले कर देता हूँ। दूसरों के हवाले करने का नुकसान है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइट। तो हो सकता है आपने ज्यादा ही कुछ आउटसोर्स कर दिया है, तो आप इवन दो यू आर फोकसिंग ऑन योर मेन पॉइंट, बट आपके सेकेंडरी जो है वो कंबाइन होकर काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ दैट इज इवन अफेक्टेड, वो भी आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी दैट आर जेन्युइनली यूनिक, अगेन देखो इसमें ये फैक्टर्स आपने डिस्कस देखने थे। अब देखो वन प्रोडक्ट कुड बी यूनिक बट उसकी मार्केट एक्सेस इतनी अच्छी ना हो, तो विल वी कॉल इट ए कोर कॉम्पिटेंस और नॉट, ये भी मसला है। तीनों का होना भी जरूरी है, राइट। हो सकता है किसी में ये हो बट ये दो ना हो, तो फिर डू वी कॉल इट आर कोर। तो आइडेंटिफाई करना क्या, दिस इज माई कोर कॉम्पिटेंस, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। And then possible for a business to become overconfident about its core competencies like Nokia was, कि भाई we are the 80% market share उनके पास था। ठीक है जी। and they did really nothing, उन्होंने इनोवेट ही नहीं किया क्योंकि they were too confident about themselves कि यार ये काम तो हमें ही आता है। but other companies caught up and even surpassed them। ठीक है। so I hope कि ये जो वाला टॉपिक था ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसमें आपको अगेन एनालिसिस के पता होना चाहिए, एनालिसिस के टूल्स कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हर टूल की हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, ये होता है, बेनिफिट्स इसके ये हैं, ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस ये हैं, ये आपको आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद स्ट्रेटेजिक चॉइस। अगेन वंस यू हैव एनालाइज रिसर्च कर लेते हैं तो फिर आप चॉइस पर आते हैं। ठीक है। खैर दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, उसके भी टूल्स हैं वो फिर आगे देखते हैं। और कीप अप द रिविजन, इंशाल्लाह सी यू लेटर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।